नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वराज सेहत और आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और जब सेहत साथ हो तो जिंदगी की हर चुनौती आसान लगती है। लेकिन बदलता मौसम, खासकर सर्दियों का दौर, हमारी सेहत के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। भारत जैसे देश में सर्द मौसम के दौरान सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल बुखार, खांसी, गले का संक्रमण, आरएसवी और यहां तक कि निमोनिया जैसी वायरल बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। बच्चे हों, महिलाओं या फिर बुजुर्ग, कोई भी इनसे अछूता नहीं है। कमजोर इम्यूनिटी, ठंडी हवा, भीड़भाड़ और लापरवाही इन बीमारियों को और बढ़ावा देती है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यही है कि इन वायरल बीमारियों से कैसे बचा जाए, लक्षणों को कैसे पहचाने और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। आज हम आपके लिए इन सही अहम सवालों के जवाब लेकर आए हैं और ये जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर देंगे आपको। चलिए आपका तारुफ करा देते हैं उनसे। तो हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर सुदीप पाठक, जो न सिर्फ सर्दियों में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे बल्कि सरल और कारगर बचाव के उपाय, सही जीवन शैली और इम्यूनिटी मजबूत रखने के तरीके भी बताएंगे, ताकि हम और आप इस सर्दी के मौसम में खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर सुदीप पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सैयद। एचओडी हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, आरकेडीएफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और शुरुआत में करूंगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि जो वायरल इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, एक दौर हमने देखा इस वक्त आज की जो पीढ़ी है, कोरोना वायरस जब आया था 2020-21 का वो दौर था जब हर किसी को पहली बार एहसास हुआ कि इतना बड़ा वायरस पूरे देश में इतनी जानें ले जा सकता है। लेकिन रहकर बदलते वक्त के साथ कुछ वायरस और कुछ वायरल बीमारियां लगातार फैलती हैं और इनसे जानें भी जाती हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता है। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले तो मैं चाहूंगा इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वायरल को लेकर, वो आप जरूर बताइए। संयम, जैसे कि आपने कहा कि जैसे कोरोना वायरस हुआ था जी, ये भी इस प्रकार का एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और वर्तमान में जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है वो है H3N2 वेरिएंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है। तो ये बेसिकली वही कोरोना वायरस और ये H3N2 ये बेसिकली सेम वायरस के अलग अलग बेसिकली वेरिएशंस हैं। तो हर साल निरंतर वैसे तो वायरस चलते रहता है, बट नॉर्मली जैसे आपने बताया कि सर्द मौसम, थोड़ा सा खुश्की का मौसम और थोड़ा सा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी लो रहती है इस समय। तो इस समय इसके ज़्यादा होने के ये जो मौसम बोलते हैं, शरद ऋतु बोलते हैं, ऑटम, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये वायरस बहुत ज़्यादा लोगों में फैलता है। और इस समय भी ये पूरे हमारे शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस वक्त ये वायरस पूरी तरह से एक तरह से एपिडेमिक फॉर्म में चल रहा है, जो कि H3N2 है और उसका भी एक वेरिएशन चल रहा है जो K वेरिएशन है। होता क्या है कि इनमें वायरसेस में कुछ कुछ समय में कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से नॉर्मली आपने देखा होगा कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बिल्कुल, तो 2-3 दिन तक इन्फेक्शन के उसके आते हैं, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, और 3-4 दिन में व्यक्ति जो है बेहतर हो जाता है। बट इस बार जो है ये वेरिएशंस के कारण उसके सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस बार जो सिम्टम्स है, जो नॉर्मली खांसी होना है, जो बुखार होना है, जो कमज़ोरी लगना है, जो हाथ पांव में दर्द होना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। नॉर्मली 2 से 5 दिन में लोग ठीक हो जाते थे, तो इस बार 5 से 10 दिन में भी 12 दिन तक चल रहे हैं और खांसी तो बहुत लंबे समय तक चल रही है इस समय। और वीकनेस, कमज़ोरी और मांसपेशियों में दर्द ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है नॉर्मली लोगों में। और जो लोग बेसिकली थोड़े से इसमें ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस बीमारी के लिए, उनमें तो ये ज़्यादा खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन कोई एक परफेक्ट एज के लिए कि इस एज के बाद ये बीमारी बहुत तेज पकड़ती है, वायरल बहुत तेज पकड़ता है, या फिर लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए, सबके लिए कैसे इसके रिएक्शंस रहते हैं, पता चलता है कि सिम्टम्स क्या कुछ है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये कुछ श्रेणी के लोग हैं जिनमें इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने बोला, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, 55-60 के ऊपर के बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, या महिला जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, वो हो गई है, या तो फिर वो लोग हैं जिन लोगों में कुछ पहले से कुछ बीमारी रहती है, जैसे कि किसी को हार्ट की बीमारी रही है, किसी को हार्ट अटैक रहा है, कार्डियक फेलियर रहा है,
किसी के किडनी फेलियर रहा है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रही है, किसी को कुछ लिवर की प्रॉब्लम रही है, डायबिटीज़ रहा है, HIV है, तो ऐसे लोगों में इस वायरस से H3N2 से इन लोगों को ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा बचाव और बहुत अग्रसर ट्रीटमेंट लेने की इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो बच्चे हो खास तौर पर उनके लिए, या फिर ये कहा जाता है कि एक उम्र के बाद बहुत तेजी से जो वायरल चलता है इस वक्त, मौसमी बीमारियां हो, बहुत तेजी से उनके प्रभाव पड़ता है यदि इम्यूनिटी कमजोर हो तो। एग्जैक्टली आपने जो सही शब्द बोला, बेसिकली इन सब लोगों में कॉमन चीज जो है, जो अपन बोलते हैं हमारे शरीर की कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, जिसको आपने बताया है इम्यूनिटी, इन लोगों में जो अपन ने सब ग्रुप की बात करी है, इन लोगों में बेसिकली इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। नॉर्मली आप देखेंगे कोई यंग लोग रहेंगे जिनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो नॉर्मली उनमें देखेंगे आप 2-3 दिन में थोड़ा सा जुकाम होगा, थोड़ा बुखार होगा, और चौथे 5वें दिन तक वो ठीक हो जाते हैं। बट ये जो सबसेट ऑफ पीपल लोगों ने अपन ने श्रेणी के लोग बताए हैं, जो लोग को बीमारी है पहले की, इन लोगों में इसके दुष्प्रभाव और आगे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं, कोई भी वायरल हो या कोई बीमारियां हो, सबसे पहले घरेलू इलाज से इसकी शुरुआत की जाती है। घरेलू इलाज बहुत बेहतरीन है क्योंकि वो शुद्ध है, साफ, यदि आप जानते हैं तो उसको और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से परहेज किया जाता है। ये कैसे समझे कि नॉर्मल बीमारी नहीं है कि इसको घरेलू इलाज से आप हल्दी वाले दूध से, या कुछ जुकाम है तो उससे ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है वायरल है तो? संयम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सवाल रहता है कि किस व्यक्ति को कब तक अपने आप जो घरेलू कोई आपके उपचार हो गए वो कर ले, या किस व्यक्ति को दिखाना है। हमने जैसे जो श्रेणी के लोग बताए हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, लिवर, किडनी, हार्ट की जिनको बीमारी है, प्रेगनेंसी है, ये लोग ज्यादा घरेलू कोई भी नुस्खे ना अपनाते हुए पहले ही डॉक्टर से संपर्क करें तो ये ज्यादा बेहतर होता है। बाकी जो लोग नॉर्मली जिनकी इम्यूनिटी रहती है, यंग अडल्ट लोग रहते हैं जो श्रेणी में रहते हैं, वो लोग बेसिकली सबसे पहले तो हमको बचाव एक होता है कि अपन बचाव कैसा करें, बट क्योंकि आपने घरेलू उसकी बात बोली है तो बेसिकली उसमें आपको गुनगुना पानी पीना, गर्म पानी पीना, थोड़ी हल्दी की दूध पीना, आपके अदरक की चाय पीना, ये सारी चीजें। सेकेंडली प्रिवेंशन बहुत बड़ी चीज रहती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस किस चीजों से ये वायरस हो रहा है, एंड वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो हम लोगों को अवॉइड करने पड़ते हैं। वो आपको, जैसे कि कोई भी क्राउडेड प्लेस होती है जहाँ पे वायरस होने की चांसेस ज़्यादा होती है, आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो कि जिसको सर्दी जुकाम खांसी है, आपको उसको अवॉइड करना है। आपको उसको कहना है कि या तो वो मास्क लगाए और आप भी साथ में मास्क लगाए, आपको दूरी बना के रखे। हैंड हाइजीन की अपन लोगों ने बहुत पहले से बहुत सारी बातें करी है, हैंड हाइजीन होना चाहिए, वो आपको हमेशा रखना चाहिए। आप कभी भी बाहर कोई क्राउडेड प्लेसेस से वापस आते हैं, घर आते हैं, तो सबसे पहले आप हाथ धोए। अपने हाथ को अपने चेहरे पे बार बार ना लगाएं, क्योंकि आप जगह जगह अपन लोग जहाँ पे भी छूते हैं, जरूर हर जगह इन्फेक्शन होता है। जरूर डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो आपने खास चीज बताई कि एक सबसे बड़ी आदत जो है कि हम अपने हाथों को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, टच कर रहे हैं, और कोरोना के बाद बहुत कुछ सीखा था हमने, कैसे शुद्धि बरतना बहुत जरूरी है, कैसे हर वक्त जो इन्फेक्शंस फैलते हैं बहुत तेजी से। लेकिन एक चीज और खास जो मानी जाती है वो ये है कि वायरल से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अपने आप को आप कितना साफ सुथरा रखते हैं, ये इस पर फोकस बिल्कुल नहीं रहता है। तो हम कैसे समझे कि वायरल चल रहा है, मौसमी बीमारियां सबसे ज्यादा बरसात में फैलती है, ये कहा जाता है? नहीं, वायरस जो है बेसिकली ये मैंने जैसे बताया ना, जो शरद ऋतु बोलते हैं, ऑटम का महीना, ऑटम सीजन, तो इस समय बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। एक तो मौसम ड्राई हो जाता है इस समय। आप देखिए पोल्यूशंस के लेवल बढ़ते हैं, आपने देखा पराली जलती है, पोल्यूशंस बढ़ते हैं, ड्राई वेदर के कारण इसके जो इन्फेक्शन जो वायरस है इसके पनपने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो कि इस समय लोगों को धूप कम देखते हैं, जो सन कम मिलता है, जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का लेवल बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी का और सर्दी जुकाम इनसे लड़ने के लिए इसका इसमें एक योगदान रहता है। तो सर्दी के मौसम में आप देखना हमेशा लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, ठंड के कारण निकलते नहीं है, तो लोगों के विटामिन डी लेवल्स कम रहते हैं, जो इस चीज को बहुत बड़ा एक फैक्टर बोला गया है। इनके कारण फिर वो क्या होता है कि ठंड में सब क्लोज स्पेसेस में रहते हैं सब एक साथ। जरूर, तो ये वेदर के साथ में सारी जो चीजें हो रही है, फिर जो सूरज का कम देखना, विटामिन डी लेवल लो होना,
ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती है और इन्फेक्शन चांसेस बढ़ाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कोरोना के समय H1N1 बहुत ज्यादा फैला और उसके बाद हम देखते हैं कुछ कुछ केसेस अभी भी निकलकर सामने आते हैं। तो इन केसेस के पीछे क्या कारण है? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी खबर आ जाती है कहीं से कि कोरोना हो गया है, तो ये मतलब यदि पहले ही जिस रफ्तार से फैल रहा था और उसके बाद क्या इसका एंटीडोज लिया गया, उसके कारण रफ्तार कम हो गया, कोरोना अभी भी है, कैसे समझें? देखिए क्या होता है संयम कि ये सारे जो इन्फ्लुएंजा एक बेसिक वायरस है, हाँ, उसके ये वेरिएंट्स है। एक जो कोरोना था वो H1N1 रहा है जी। अभी जो चल रहा है वो H3N2 चल रहा है। अच्छा। तो नॉर्मली ये वायरसेस हमेशा रहते हैं पूरे समय अपने वातावरण में। होता क्या है कि समय समय पे इनमें कुछ बदलाव आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है या शिफ्ट होता है। मतलब कि उसमें कुछ म्यूटेशंस आते हैं। तो वो म्यूटेशन से क्या होता है कि ये वायरस अपना स्वरूप चेंज करता है। होता क्या है कि आपको कोविड हुआ है, अपन ने उसकी वैक्सीन ले लिया है। हाँ। पूरे आपने सुना होगा कि जब तक कि पूरे पॉपुलेशन के कुछ 60-70% लोगों में ये इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो हम लोग को उस चीज की इम्यूनिटी आ गई, तो उससे हमारा बचाव है टिल द टाइम ये फिर से कुछ नया इसमें कुछ बदलाव होंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं म्यूटेशन होंगे। हाँ। जो कि एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट से होंगे। तो वो जो एंटीजेनिक शिफ्ट ड्रिफ्ट करता है, तो वो हमारे जो शरीर के जो सेल्स होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो उसको फाइट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आपको एक और चीज बताएं कि जैसे अपन बोलते हैं कि वैक्सीन ले, तो ये वैक्सीन क्या होती है कि जो नॉर्मली आपको जो वायरस चल रहा है उससे बचाव हो गया है, अब अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे बचाव नहीं होगा, तो इसलिए आपको फिर लेना पड़ेगा अगले साल। तो ये है। डबल डोज वैक्सीन जो उस वक्त दी गई कोरोना के बाद, उसको लेकर भी एक तरह की भ्रांतियां रहती है लोगों में कि ये एक तरह से वैक्सीन है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ चुकी है, या ये भ्रांति रहती है कि इसके बाद अब शरीर में इम्यूनिटी कम हो गई है, अब सिर्फ हम वैक्सीन के कारण है और जो नया वायरस होगा, या फिर इससे कई बार कहा गया कि वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, बीपी की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सब भ्रांतियां बहुत लोगों में फैली हुई है। इनसे हम कैसे उनको उभार सकते हैं कि क्या है? देखिए दोनों इसमें दो आपके सवाल में ना दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ। पहला चीज वैक्सीनेशन और दूसरा इसके कॉम्प्लिकेशन, वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण की अपन क्लैरिटी जी। तो वैक्सीनेशन ऐसा है कि अपन ने बोला कि कोविड की हमने 2 वैक्सीन ली है, तो आज भी हमारे यहाँ जो लोग, अपन ने बात किया कि जो लोग एट रिस्क है, अपन ने जैसे बुजुर्ग बोले, हाँ। या फिर जिनको हार्ट, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, इन सबको हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि हर साल में ये जो ऑटम, जो शरद ऋतु आता है, उसके पहले सितंबर में हर साल ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है ये लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि 70 to 80% चांसेस सिवियर इन्फेक्शन और निमोनिया या उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस घट जाते हैं। पहली चीज तो ये है। बिल्कुल। दूसरी चीज आपने बोला है कि भ्रांति की उसके हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। हाँ। तो देखिए कोई भी अपन जो भी मेडिकल अप्रोच लेते हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो या वैक्सीन हो, सबके कुछ ना कुछ लिमिटेड लेवल पे उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये मतलब आया भी है, अमेरिकन उससे स्टडीज में भी आया, अपने यहाँ भी बोला गया है। तो ये बहुत ही एक लिमिटेड होता है, बहुत छोटे लोगों में हो रहता है। बट अगर आप सोचें कि जो लोग एट रिस्क है, उसमें आप इवन आज की तारीख में जो ये वायरस चल रहा है, हमारे सामने हमने देखे हैं कि इतने सारे पेशेंट आए हैं और सीरियस होकर हमने उन्हें लूज कर गए हैं, मतलब हम उनको बचा नहीं पाए। अगर वो लोग वैक्सीन लिए होते तो उन लोगों में शायद इतना सिवियरिटी ना हुई होती। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, इम्यूनिटी बड़ी होती है। तो एग्जैक्टली हमें कोई भी इलाज हम लोग देते हैं या वैक्सीनेशन देते हैं, हम हमेशा उसका पहलू देखते हैं कि इसका रिस्क और बेनिफिट कैसा रहता है। जरूर। और एक और हम खास चीज इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी कि इस वक्त देख रहे हैं कि लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हो, करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर में बढ़ जाएगी तो कई रोग जो सहने की क्षमता हो या फिर वो रोग आपकी इम्यूनिटी से टकराकर वैसे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ खाया जाए? खान पान का आजकल बहुत ख्याल रखना जरूरी है। सर्दी हो, बुखार हो, कहते हैं कि यदि जिसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, सर्दी बुखार उनको छू भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्या खान पान में बदलाव किए जाए, ये जानना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब आजकल एक्चुअली हम लोगों के खान पान, जो हमारा जो बेसिक खान पान है, उससे बहुत अलग हो गया है। ये तो आप जानते होंगे जी। अगर इसमें 2-3 चीजें हैं, अगर इसका आप कोई भी व्यक्ति लोग नॉर्मली ख्याल रखें तो आपकी इम्यूनिटी 70-80% वैसी ही बनी रहेगी कि आपको नॉर्मली इन्फेक्शन कम चांसेस होएगा, और होएगा तो बहुत सीवियर नहीं होगा। सबसे पहली चीज, हम जो नॉर्मली हम लोग की डाइट है, हमें खाने में सब्जियां, फल,
जो विटामिन सी वाले फल होते हैं, जो आपके अमरूद हो गया है, नींबू हो गया है, संतरे हो गए हैं, ये सारे फल जो है और सब्जियां हैं, ये ज़्यादा सेवन करना चाहिए। बेसिक जो हमारा खाना है, रैदर देन गोइंग फॉर ए जंक फूड, और जो आजकल जो अपन लोग इतना सिंपल होता है कि अपन ने कॉल किया और आके आपको फूड डिलीवर हो गया है, बिल्कुल, तो वो जो चीज़ है वो हमारी इम्यूनिटी को खराब कर रही है। पहली बात, हम घर में बनी हुई सब्जी और फल खाएं तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी बात है कि रोज एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन आप कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी या व्यायाम जो बोलते हैं वो करें, और आधा से पौन घंटा जो मॉर्निंग का सन है उसको अगर आप देखें और दिखाएं, मतलब जो धूप लेना बोलते हैं, हाँ, तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी भी रहेगी, और इन सब चीज़ों से आप मेजॉरिटी केसेस में आप इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। जरूर। बुजुर्गों को लेकर बात करना चाहूंगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जो बुढ़ापा हो, 60 साल के बाद की एज जिसे कहा जाता है, कि एक व्यक्ति का खान पान, क्योंकि आज के टाइम पे 60 से 70 साल का व्यक्ति जो है उसका पुराना खान पान है, शुद्ध है, साफ है, क्योंकि 90s और 2000 के बाद हमने देखा मार्केट में खान पान, और फिर आज के टाइम पे तो होम डिलीवरी होने लगा है, तो बहुत आसान हो गया, खाना बनाने का मन नहीं है तो तुरंत ऑर्डर किया, और ऐसे में ये आलस बहुत भारी पड़ रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो पुराने लोग जो है उनको बीमारियां बहुत देर से छूती हैं, लेकिन क्या कुछ बुजुर्गों को लेकर इस वक्त जो बीमारियां सबसे ज्यादा चल रही हैं और जिनको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं वो? देखिए, बुजुर्ग में भी आज की तारीख में जो सबसे मेजर कॉज ऑफ एडमिशन है, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यही है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाँ, जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है और कॉम्प्रोमाइज होकर वो निमोनिया में जाता है। मेजॉरिटी एडमिशंस तो इसी के होते हैं। और दूसरे जो सबसेट ऑफ पेशेंट्स आते हैं वो जिनको किसी को चाहे शायद हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो या अंडरलाइन कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, बिकॉज इस सीजन में, वेदर में कोई हार्ट अटैक होना और ब्रेन की स्ट्रोक होना, इसके भी चांसेस ठंड में बढ़ जाते हैं। तो ये 2 मेजर सबसेट्स है जो लोगों में प्रॉब्लम होती है। एक सबसे पहले वायरल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है, और दूसरा जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और उसके रिलेटेड हार्ट का कोई समस्या होना, हार्ट अटैक होना या फिर ब्रेन के स्ट्रोक्स होना। ये 2 चीजें से बेसिकली इनके मेजर एडमिशंस होते हैं 80-90%। बिल्कुल। एक इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर, देश में तो लगातार बीमारियां चलती, मध्य प्रदेश में भी जो केसेस आए थे इस वक्त हमने देखा 22 बच्चों की जो मौत हो गई थी, क्योंकि छिंदवाड़ा के अंदर, और ऐसे में वो अस्पतालों की प्रबंधन की बात करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों में क्या कुछ प्रबंधन है इस वक्त, और प्राइवेट और गवर्नमेंट सब में एक जैसा ही रहता है, बहुत कुछ बदलाव, फर्क पड़ता है अंदर व्यवस्थाओं का, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। क्या कुछ इस वक्त छिंदवाड़ा का जो आया था 22 बच्चों की मौत हो गई थी, मैं चाहूंगा उस बीमारी को भी हम लें कि बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया था? देखिए, 22 बच्चे, आप छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप पीने से जो बच्चे मर गए थे उसकी अगर अपन बात करें, देखिए सबसे एक मूल बेसिक बॉटम लाइन है, क्योंकि बच्चों के लिए डॉक्टर साहब ये बहुत कहा गया है कि कफ सिरप से जो कहा जाता है सबसे ज्यादा, बच्चों को पहले रेफर भी किया जाता था, कफ सिरप लिख कर भी, और उसके बाद दिया भी जाता था। देखिए, इसमें बॉटम लाइन एक चीज है कि कोई भी दवाई, कोई भी सिरप, कोई भी कॉम्बिनेशन दवाई, मतलब ये गवर्नमेंट को, सरकार को मालूम भी है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंटेशन बड़ा स्ट्रांगली ये करना है कि एक प्रोटोकॉल रहे कि ये दवाई इनको लिखी जाएगी और ये ली जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास, आप मान लीजिए फर्ज करिए कि 300, 400, 500 दवाइयाँ अगर आपके प्रदेश में आती है, तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म कि जो भी दवाई ला रहा है, हमारे प्रदेश में बेच रहा है, उसको एक ऑथराइज FDA लैब, जो खाद्य औषधि नियंत्रक लैब होती है, उसका एक सर्टिफिकेट लगाएगा उस हर एक बैच का कि ये दवाई में इतनी गुणवत्ता है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हानिकारक हो सकती है। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसको बहुत स्ट्रांगली अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दे। एक तो ये होता है कि आपने आ गई दवाई, उसके बाद अपन टेस्ट करें, एक वो अलग चीज होती है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि कोई भी दवाई हमारे स्टेट में घुसी, उसको वो सर्टिफिकेट लगा के ही वो हॉस्पिटल में उसको देना रहेगा, जरूर, तभी डिस्पेंस करे। तो ये कहानी कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। ड्रग कंट्रोलर की जो एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें रहती है, FDA बोलते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, औषधिक नियंत्रक का कार्यालय होता है। अतीत में हमने देखा कोरोना वायरस था, क्या भविष्य को लेकर कोई ऐसे संकेत, और भविष्य को लेकर लोग क्या सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि अतीत और भविष्य दोनों हमारे पास है। अतीत में कोरोना था, भविष्य में कैसा खान पान रखें, क्या कुछ हम लें
जिससे भविष्य में आने वाली बीमारियों के जो संकेत यदि आपको लगते हो एक डॉक्टर होने के नाते, उनसे बचने के लिए हमें कैसा खान पान रख के आगे चलना चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए, ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा का, जो H1N1 है, H3N2 है, H1N1 है, इसके अलग अलग वेरिएंट है। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे पिछले 100 साल से ऊपर से, देखिए ये हुआ है और आगे भी होएगा। इनके जब जब म्यूटेशन होंगे तब तक होएगा। इनकी साइकिल रहती है कुछ 5 साल, 6 साल या 8 साल, 9 साल में। ये अगर आपको याद होगा कि 2015, 16, 17 के बीच में भी एक बार बहुत सिवियर अपने शहर में इसका वायरल इन्फेक्शन का एपिडेमिक हुआ था जी। उस समय भी ये H3N2 जो वायरस है यही हुआ था। मैंने उस समय एक उसके ऊपर पेपर भी पब्लिश किया था। तो ये हर वायरस का, और उसके साथ देखिए म्यूटेशन भी हो रहा है, हमेशा ही हो रहा है, बट कौन सा म्यूटेशन जो है कितना ज्यादा संक्रमण करेगा और कितना उसके बचने की क्षमता होगी, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। हमें हमारी जो खान पान, हमारी इम्यूनिटी के संबंधित कोई भी जो चीजें हैं, हमारे गुड हाइजीन हैबिट्स है, हमारे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, जो थोड़ा सा सन लेना, विटामिन डी लेना है, जो बेसिक एटिकेट हैबिट्स है हमारी, इसको रखें। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पेशेंट व्यक्ति कोई भी मास गैदरिंग स्पेस में जा रहा है तो वहां पे एक बेसिक एक टाइप की स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि आप जैसे आपने देखा होगा कि एक हैंड हेल्ड थर्मामीटर देख लेते थे। किसी को बुखार है या किसी को खांसी है तो वो अपने आप ही आइसोलेट करे और या बाकी लोग उससे थोड़ा सा वो रखे, तो इससे अपन ज्यादा बेहतर बचाव कर सकते हैं। बट ये तो होता तो है, साइकिल है, आएगा। हम कितने बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। एंड वैक्सीनेशन। हमारे एक दर्शक का सवाल भी हमारे साथ है, सावित्री देवी पन्ना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सावित्री जी। क्या कुछ सवाल आप करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, मेरा ये सवाल है डॉक्टर सर से कि मैं एक कामकाजी महिला हूँ और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, तो मुझे सुबह काम के लिए निकलना पड़ता है। तो इतनी ठंड में मैं क्या घरेलू उपाय कर सकती हूँ कोल्ड और कफ से बचने के लिए? देखिए सावित्री जी, मैं एक तो हमेशा बोल रहा था कि अगर आप सुबह का आधे घंटे धूप देख ले अगर निकलने से पहले, तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, धूप देख ले मतलब कि सिंपल वॉकिंग करने चले जाए थोड़े से, जो सुबह 7, 7:30 बजे का जो धूप आती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी आपकी जो बेसिक खाने की चीजें हैं जिसमें आप फल और सब्जियां, इसकी मात्रा ज्यादा रखें। जंक फूड्स और ऑयली फूड और हाई शुगर वाली चीजें वो अवॉइड करें, यही बेस्ट चीज है। और घर के बने हुए ताजे खाना खाएं। और दूसरा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके वर्क प्लेस हो या आपके घर में हो, किसी को आपको लग रहा है कि किसी को खांसी हो रही है, जुकाम आ रहा है, तो आप उसको आप भी प्रमोट करिए कि आप मास्क लगाइए, आप लोग भी मास्क लगा लीजिएगा। उन लोगों से थोड़ा सा हैंड हाइजीन बेटर बना के रखिए, क्योंकि आप जो वायरस होता है बेसिकली खांसी से भी हो सकता है, किसी से हाथ लगाने से भी हो सकता है, उसके कोई आपने गैजेट छू लिए, मोबाइल लगा छू लिया, उससे भी हो सकता है, उसके टेबल कुर्सी के आसपास भी छू लिया तो भी हो सकता है। तो आपके हाइजीन लेवल, जो हाइजीन एटिकेट्स होते हैं, उसको आप अच्छा बना के रखिए। खान पान, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, विटामिन सी, पानी अच्छे से ले, हाइड्रेशन अच्छे से रखे, आधे घंटे की सुबह वॉकिंग धूप में, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना के बराबर होगी। मतलब कुल मिला के सुबह की स्टार्टिंग यदि अच्छी हो गई, सनराइज के बाद ले लिया, तो फिर दिन भर भी अच्छा जाता है और आने वाले समय भी हमारे लिए अच्छा रहता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद करूंगा सावित्री जी आपका। कमल किशोर भोपाल से हैं, अपना सवाल पूछिएगा कमल जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते कमल। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी ठंडे पानी में हाथ करता हूँ या कुल्ली के लिए मुंह में लेता हूँ, बाहर ठंड में ठंडी हवा में निकलता हूँ, तो मुझे खांसी का बहुत जोरदार झटका, अटैक होता है। क्या ये किसी गंभीर बीमारी की नहीं है, अगर ये साधारण सा इलाज की भी ठीक हो सकता है? देखिए कमल, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप ठंड में निकलते हैं तो आपको खांसी आती है। ये इस समय, इस जो मौसम जो चल रहा है, अपन जो बात कर रहे हैं शरद ऑटम का, इसमें ना एलर्जी का लेवल और एलर्जी के कंपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। एलर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। वो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, ठंड में निकलने से होती है, आपके पॉलन से हो सकती है, आपके डस्ट से हो सकती है। जो उसमें कोई जाएगा तो उसको खांसते रहेगा, बहुत खांसी आती रहेगी, ये होता है। डेफिनेटली आप पानी जो लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गुनगुने पानी से मुंह को रिंस करें या गरारे करें। और बहुत ठंड में निकल रहे हैं तो अच्छे गर्म कपड़े पहने, गले को कवर करके निकले।
और उसके बाद भी अगर बहुत खांसी हो रही है तो देयर इज़ डेफिनेटली कुछ एलिमेंट है जो इस मौसम में होता है, एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली कोई भी आपके जो करीबी डॉक्टर हैं उनसे आप मिले, मशवरा करें, तो वो उसके बारे में फिर आपको बताएंगे आप उन कैसे बचाव कर सकते हैं। तो बेहतरीन जो तरीके आपने बताए हैं, और मुझे लगता है ना सिर्फ एक बल्कि कई दर्शकों को उसको लाभदायक फायदे भी मिलेंगे और आने वाले सुधार भी होगा। मैं चाहूंगा आप कुछ आखिरी अंतिम टिप्स बताएं, क्योंकि समय भी समाप्ति की ओर है, कि कैसा स्वास्थ्य हो और खान पान कैसा हो, कि खान पान से हमारा स्वास्थ्य है, पेट अच्छा है तो शरीर अच्छा वर्क कर रहा है, खाने के बाद कैसे हो, क्योंकि कुछ लोग खाने के बाद सो जाते हैं, सोने की एक आदत है कि आराम करना, रिलैक्स करना, या टहलते हैं कुछ लोग खाना पचाने के लिए। छोटे से टिप्स में चाहूंगा आप होलसेल सब कुछ मिला के बताएं। बेसिकली ये जो टिप्स है संयम, यही 90% आपको कोई भी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी होने से आपको बचाते हैं। सबसे पहली चीज मैं फिर से वही कहूँगा, दोहराऊंगा कि सुबह 7 से 8 बजे आधे घंटे वॉकिंग या जो भी आप करते हैं धूप में, उसके बाद समय पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर घर का बना हुआ खाना, वो भी जिसमें फल होए, खाना होए, ताज़ी सब्जियां रहनी चाहिए, बहुत पुरानी बासी ना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, सूप ले सकते हैं आप, समय पे खाना खाएं। पानी और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पानी पीते रहे। आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, रात में कम से कम मिनिमम 7 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी। बिल्कुल। तो ये स्वराज सेहत के हमारे इस खास प्रोग्राम में आप जुड़े डॉक्टर सुदीप पाठक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बेहतरीन टिप्स देने के लिए सेहत से जुड़ी हुई। तो सबसे बेहतरीन यही है कि वायरल जो इस वक्त चल रहा है उनसे बचने के लिए आप उपाय अपनाएं, और उपाय यही है कि सबसे पहले खास तौर पर अपने सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खान पान हो, शेड्यूल्ड खान पान हो, यानी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप कुछ क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, टाइम टू टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी किसी टाइम यदि लेंगे तो सेहत पे असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक समय हो, टाइम टेबल के साथ अच्छा खान पान होगा, बेहतरीन खाएंगे तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इस वक्त के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।